300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली इस तमिल एक्ट्रेस ने अपने करियर में कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में काम किया है। महज 17 साल की उम्र में इस अदाकारा ने एक अडल्ट फिल्म में भी काम किया है। आगे चल करके वो तमिलनाडु की 6 बार चीफ मिनिस्टर भी बनती है। इस अदाकारा के जीवन पर आधारित एक बायोपिक भी बनती है, लेकिन इस बायोपिक पर इनके जीवन से जुड़े हर किस्से के बारे में बात नहीं की जाती है। और वो किस्सा था इनकी लव लाइफ का, इनकी गुपचुप शादी का। तो आखिर क्या है इनके जीवन से जुड़े वो अनसुने रहस्य, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सो गाइस, इस अभिनेत्री का नाम कुछ और नहीं बल्कि जयललिता था। जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1984 को हुआ था। इनके पिताजी जयराम और इनकी माताजी वेदवल्ली थी। पिता जयराम पेशे से वकील थे। बेटी के जन्म के 2 साल बाद ही इनकी डेथ हो जाती है। हालांकि इसीलिए जयललिता भी हमेशा से ही वकील बनना चाहती थी। हालांकि शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इनकी माताजी वेदवल्ली जो घर खर्च चलाने के लिए टाइपिंग सीख करके क्लर्क बन जाती है। फिर बहन वेदवल्ली के कहने पर वो मद्रास चली जाती है और संध्या के नाम से कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में काम करने लग जाती है और खूब शोहरत भी कमाने लग जाती है। वहीं बेटी जो हमेशा से वकील बनना चाहती थी, वो कभी नहीं चाहती थी कि वो एक अदाकारा बने, वो एक एक्ट्रेस बने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दरअसल माँ के कहने पर वो भरतनाट्यम सीख जाती है। महज 12 साल की उम्र में ही वो इसमें महारत हासिल कर लेती है। 1960 में जब वो औरंगजेब में होती है, तब उन पर नजर पड़ती है जाने माने डायरेक्टर शिवाजी गणेशा की, और वो कह देते हैं कि एक दिन ये आगे चल करके बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी। हालांकि गाइस, होता भी कुछ ऐसा ही है। 1964 में जब संध्या की फिल्म करनार बहुत बड़ी हिट साबित होती है, तो इस फिल्म की सक्सेस पार्टी पर जयललिता भी पहुंचती है, जहां पर जयललिता पर नजर पड़ती है BR पंतलू की, और वो उन्हें देखते ही उन्हें फिल्म चिन्नाड़ गोम्बे का ऑफर दे डालते हैं। माँ को लगा कि बेटी इस फिल्म के लिए रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि बेटी तो कभी अदाकारा बनना ही नहीं चाहती थी, लेकिन सरप्राइजिंगली वो इसके लिए हाँ कर देती हैं। वेल गाइस, ये टाइमलाइन कुछ ऐसी है कि इस दौरान बहुत सारी फिल्में जयललिता को मिली थी। दरअसल उन्हें एक अंग्रेजी फिल्म एपिस्टल भी मिली थी और उन्हें एक तमिल फिल्म भी मिली थी, लेकिन ये कन्नड़ फिल्म पहले रिलीज हुई थी और इसीलिए फिल्म को इनके करियर की पहली फिल्म माना जाता है। चिन्नाड़ गोम्बे जो कि 1965 में रिलीज हुई थी, इसमें वो लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आती है और ये सुपर डुपर हिट भी साबित होती है। आगे चल करके इस फिल्म पर ही एक रीमेक बनता है 1970 में गोपी नाम का, जो कि एक बॉलीवुड फिल्म होती है जिस पर दिलीप कुमार और शायरा बानो काम करते हैं। वेल गाइस, भारत के प्रेसिडेंट वीवी गिरी के बेटे शंकर गिरी ने भी एक फिल्म जयललिता को दी थी, एपिस्टल नाम की, जो कि अंग्रेजी फिल्म थी, जिस फिल्म में 13 साल की उम्र में ही जयललिता ने काम किया था। लेकिन ये फिल्म फ्लॉप साबित होती है, इसीलिए ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। और फिर वो एक तमिल फिल्म में नजर आती है 1966 में, वेन्नाड आईडी। ये फिल्म भी हिट साबित होती है और इस फिल्म में भी वो एक विधवा का किरदार करती है। इस फिल्म में वो एक झरने के नीचे स्लीवलेस साड़ी में नजर आती है और ये काफी ज्यादा अडल्ट्रस माना जाता है। सेंसरशिप ने इसमें कैची भी चलाई थी और इसीलिए इसे एक अडल्ट मूवी घोषित कर दिया जाता है। वेल गाइस, गौरतलब बात यह है कि उस समय पर जयललिता की एज सिर्फ 17 साल ही थी। हालांकि गाइस, वो इस फिल्म को तो नहीं देख पाती है, लेकिन उनकी ये फिल्म काफी बड़ी हिट भी साबित होती है। इसी दौरान उनकी मुलाकात आगे चल करके होती है MG रामचंद्र से। MG रामचंद्र उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं। MG रामचंद्र के साथ वो 28 फिल्में करती हैं। 1973 में पत्तिकट पोनिया उनकी MGR के साथ आखिरी फिल्म होती है और 1965 में आई आयरतल पुण्यम उनकी MGR के साथ पहली फिल्म होती है। ऐसा कहा जाता है अपनी पहली फिल्म में एक सुहागरात सीन था, जिस सीन को करते टाइम वो थोड़ा सा घबरा गई थी, जहां पर MGR ने उन्हें काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कराया और फिर उनके लिए सीन करना काफी आसानमंद हो गया था। वेल गाइस, MGR के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे थे। वो उन्हें गुरु और शिष्य के तौर पर लोगों को दिखाती थी, लेकिन उस समय पर मीडिया पोस्टर्स ने कई सारी ऐसी चीजों का निशाना किया है जहां पर दिखाया जा रहा था कि दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो गुरु और शिष्य से काफी ज्यादा है। वेल गाइस, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चल करके बात करते हैं, लेकिन पहले हम उनके करियर के बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल जयललिता ने बचपन में एक बॉलीवुड फिल्म में भी काम किया था चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर, और उस फिल्म का नाम था मनमौजी, और एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर उन्होंने सिर्फ एक हिंदी फिल्म में काम किया है जिसका नाम था इज्जत, जिस पर उनके को स्टार थे धर्मेंद्र और तनुजा। फिल्म रिलीज हुई थी 1968 में। फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी और इसीलिए वो बॉलीवुड से फिर अपना रुख भी मोड़ लेती हैं। हालांकि गाइस,
गाइस, इस फिल्म का गाना रुक जा जरा किधर को चला काफी ज्यादा हिट हुआ था। वहीं अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर बात करें तो फिल्म चंद्रोदयम जो कि 1966 में रिलीज हुई थी, इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का तमिल सिनेमा में अवार्ड भी मिला था। और वहीं 1966 में एक और फिल्म आई यार्नी भी उनकी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और इसके लिए भी उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले थे। और वहीं फिल्म अदाई में पैन जो कि 175 दिन तक बॉक्स ऑफिस पर राज करी थी, उसके लिए भी इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है। ये एक ऐसा अदाकारा थी जिन्होंने स्कर्ट और स्लीवलेस का चलन शुरू किया था और अपने डेब्यू के केवल 10 साल के अंदर ही इन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्में करी। अपने करियर में इन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्में करी। हालांकि अपनी अदाकारी में काफी ज्यादा खुश थी और कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती थी। उसी दौरान इनके गुरु एमजीआर से जब इनकी वार्तालाप हो रही थी 1972 में फिल्म रामन थे सीते हुए, तो इसी की शूटिंग के दौरान पॉलिटिक्स पर बातें होती हैं और एमजीआर इनसे कहते हैं कि एक दिन तो पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा नाम कमाऊंगी। वेल गाइस, होता कुछ ऐसा है कि एमजीआर को गंभीर बीमारी हो जाती है और वो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर नियुक्त हो जाते हैं तमिलनाडु के। उस समय पर वो किसी पर भी उतना ज्यादा भरोसा नहीं करते थे जितना कि जयललिता पर, और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कमान तुम्हारे हाथों में ही भरोसेमंद तरीके से छोड़ सकता हूं। और एमजीआर के देहांत के बाद ही वो खुद को एआईडीएमके का उत्तराधिकारी घोषित कर देती हैं और पॉलिटिक्स में वहीं से शामिल हो जाती हैं। अपने करियर को, फिल्मी करियर को वो पीछे ही छोड़ देती हैं। वेल गाइस, जयललिता के पॉलिटिकल लाइफ के बारे में तो आपको बहुत सारी जानकारियां बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगी। अब हम उस जानकारी पर आ जाते हैं जो आपसे छिपाई जाती है और वो है जयललिता की लव लाइफ पर। दरअसल जयललिता की लव लाइफ एमजीआर से रिलेटेड इसलिए सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी क्योंकि एमजीआर उनके गुरु थे। एमजीआर ऑलरेडी शादी कर चुके थे 2 बार और वहीं वो उम्र में जयललिता से 31 साल बड़े थे। हालांकि 28 फिल्में साथ में करने के बाद ऐसा लग रहा था कि प्रोफेशनली दोनों साथ में रहते रहते पर्सनली भी काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि जयललिता ने खुद एमजीआर के सामने प्रपोजल रखा था कि वो उनसे शादी कर ले, लेकिन शादी के लिए एमजीआर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा थे। वेल गाइस, ऐसा कहा जाता था कि लेकिन तब भी दोनों एक दूसरे के साथ में जरूर रहते थे। एमजीआर और जयललिता का जो रिलेशन था वो एमजीआर के पार्टी के सदस्य और उनके विपक्ष सभी को पता था और इसीलिए कहीं ना कहीं इनके रिश्ते पर सवाल उठाए जाते थे। इनके पॉलिटिकल करियर पर भी गहरे बादल छाने लग गए थे और इसीलिए फिर एमजीआर ने इनसे अपनी दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। हालांकि जयललिता भी बाद में इनसे हार मान लेती है, लेकिन फिर जयललिता के जीवन पर एक दूसरे शख्स की एंट्री होती है। वो थे एक्टर शोभन बाबू। दरअसल शोभन बाबू और जयललिता ने फिल्मों में काम किया है। साथ में जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो पर्सनली भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। शोभन बाबू को वो पहली ही नजर में पसंद करने लग गई थी। शोभन बाबू ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था टीन एज का, लेकिन इस बात की परवाह किए बगैर ही जयललिता ने उन्हें शादी का प्रपोजल दिया था जिसे शोभन बाबू ने रिजेक्ट कर दिया था तुरंत ही। वेल गाइस, शोभन बाबू की एक बीवी थी जो कि शक्ल से थोड़ी सी काली थी और मोटी थी और इसीलिए उनकी बीवी का मजाक उड़ाने के लिए कई सारे लोग इस बात की अफवाह उड़ाते थे कि ये दोनों सच में काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। हालांकि गाइस, जयललिता की एक फ्रेंड थी चांदनी, जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरे पास तो जयललिता और शोभन बाबू की शादी की तस्वीरें तक है। जयललिता ने गुपचुप तरीके से शोभन बाबू से शादी भी कर ली थी। हालांकि गाइस, इन सारी चीजों के बारे में, इन खबरों के बारे में कभी भी जयललिता ने दर्शकों को पता नहीं चलने दिया। इन फोटोज के बारे में हमेशा ही इन्हें गुपचुप तरीके से ही रखा गया। वेल, बाद में शोभन बाबू की बीवी काफी कड़ा विरोध करती है और इस वजह से ही शोभन बाबू जयललिता से अपनी दूरियां बना लेते हैं। 2 बार शादीशुदा मर्दों से रिजेक्ट होने के बाद ही जयललिता भी काफी ज्यादा हार मान लेती हैं। हालांकि बाद में खबरें आती हैं कि जयललिता की जिंदगी में एक और शख्स की एंट्री हो गई है। वो उनके फैमिली फ्रेंड के बेटे अशोक है और बातें इतनी सीरियस हो रही थी कि लग रहा था जयललिता ने शादी का पूरा मन बना लिया है। लेकिन फिर कुछ अड़चनों के कारण, कुछ अनजान कारणों की वजह से जयललिता की इस बार भी शादी नहीं हो पाती है। जब तीसरी बार भी उनका रिश्ता टूट जाता है तो जयललिता को लगता है कि शादी उनके लिए बनी ही नहीं है और इसीलिए फिर वो कभी भी शादी नहीं करती हैं। हालांकि गाइस, ऐसा कहा जाता है कि जयललिता बचपन से ही चाहती थी कि उनका खुद का कोई परिवार हो, वो शादी करे और वो सच में शादी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती थी। मगर किसे पता था शादी के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड रहने वाली लड़की अपने जीवन भर में कभी भी ऑफिशियली शादी नहीं करेगी। वेल गाइस, आप हमें जरूर बताइएगा कि जयललिता के जीवन से जुड़े इन किस्सों के बारे में आपको क्या लगता है, ये किस हद तक सच है और किस हद तक झूठ है।